औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? आज इस एक अहम टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वो टॉपिक है 22A 22B। 22 क्या होती है? जस्टिस ऑफ पीस ये क्या होता है? इससे क्या इख्तियारात है? इसके क्या फ़राइज़ है? और ये इख्तियारात और फ़राइज़ इसको कब और क्यों सौंपे जाते हैं? इसका इख्तियारात का मकसद क्या है? और इससे आम आवाम को, आम पब्लिक को क्या फ़ायदा है और पूरे माशरे पर इसका क्या असरात होते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि महज़िब माशरे में कानून की अमलदारी होती है, इंसाफ का बोलबाला होता है। ऐसे माशरे जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला होता है, यही माशरे, इन्हीं की मिसाल दी जाती है, इन्हीं माशरों की एग्ज़ाम्पल कोट की जाती है, जहाँ पे कानून सब के लिए यकसा और एक सा होता है। कानून का मकसद ही तमाम लोगों को एक ही लाइन में, एक ही सफ़ में, एक ही तरह का सलूक करने के लिए कानून बनाया जाता है। जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी काबिले दस्त अंदाज़ी पुलिस जुर्म होता है, तो उस वक्त पुलिस का निज़ाम हरकत में आता है। पुलिस ऐसे शख्स को जिसने कोई भी काबिल दस्तअंदाज़ी जुर्म, कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो, तो उसको गिरफ़्तार करती है। क्योंकि अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को नुकसान पहुंचाता है, गज़न पहुंचाता है, कोई ऐसी तकलीफ़ पहुंचाता है, सर फाड़ देता है, नाक तोड़ देता है, हाथ पांव तोड़ देता है, फायर करता है, गोली मारता है, जान से मार डालने की कोशिश करता है, रकम रुपया पैसा छीन लेता है, फ्रॉड करता है, धोखाधड़ी करता है, गर्ज के वो तमाम ऑफेंसेस या उसमें से कोई एक ऑफेंस सर अंजाम देता है, जो ऑफेंस सर अंजाम देने से कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, उसके अगेंस्ट, क्योंकि ये जो किया जाने वाला जुर्म है ये हमेशा से सरकार के ख़िलाफ़ होता है, रियासत के ख़िलाफ़ होता है। चूँकि हम लोग आवाम, पब्लिक, हमने ख़ुद को सरेंडर किया होता है रियासत के आगे, और ये अब रियासत का फ़र्ज़ है कि वो हमारी हिफाजत करे, हमें इंसाफ फराहम करे। अगर कोई शख्स जो कानून से बालातर होने की कोशिश करता है, या वो किसी दूसरे के हकूक़ को ख़त्म करने की कोशिश करता है, या जुल्म, ज़बर, ज़्यादती करने की कोशिश करता है, जबर करता है, तो ये जबर आम इंसान जिसके साथ किया जा रहा है उसका सेकंड नंबर है। सबसे पहले ये जबर, ये जुल्म, ये ज़्यादती रियासत के अगेंस्ट होती है। चनाचा रियासत पहले हरकत में आती है, उसके बाद इन अशख़ास या जो भी शख्स है इसके अगेंस्ट जो भी जुर्म मेड आउट होता है, उसकी बात, उसका ज़िक्र, उसके मुतल्लिक कहानी या मामला आगे चलता है। बेसिकली लॉ क्या है एफआईआर से मुतल्लिक? वो यही है कि जब भी कोई एक ऐसा कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता है, तो मजरूब शख्स या कोई भी शख्स अपने इस वक़ूअ की बाबत एप्लीकेशन लेकर थाने में जाता है, और थाने में एप्लीकेशन मुतलका पुलिस ऑफिसर को देता है। यहाँ यह बात इंतहाई काबिल ज़िक्र है कि थाना कभी भी खाली नहीं होता है, बल्कि पुलिस रूल्स में ये मेंशन है कि एक डेजिग्नेशन थाने में ऐसा होता है, ये 24 आवर्स थाने में मौजूद होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि ये डेजिग्नेशन थाने में अवेलेबल ना हो। ये पुलिस रूल्स, खुद पुलिस के रूल्स में ये लिखा हुआ है, और वो डेजिग्नेशन है मुहर्रर। मुहर्रर अगर थाने में नहीं होता है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मुहर्रर थाने में नहीं है। अगर कोई कहता है, ये क्या ऐसा कहा जाता है कि मुहर्रर थाने में मौजूद नहीं है, तो ये गलत बयानी होगी और या कानून के अगेंस्ट बात होगी, क्योंकि मुहर्रर की ये ड्यूटी है कि वो 24 आवर्स थाने में मौजूद रहता है।
लेकिन अब जो एप्लीकेशन है, अब हर थाने में, पंजाब के जिक्र हो रहा है, अब हर थाने में कंप्यूटर सेल बन चुके हैं। आप अपनी एप्लीकेशन लेकर कंप्यूटर सेल में जाइए। कंप्यूटर सेल में जाने के बाद अपनी एप्लीकेशन कंप्यूटर सेल में जो एहलकार बैठा है उसको देंगे, साथ में अपने आइडेंटिटी कार्ड की कॉपी देंगे। मौजूद एहलकार एफआईआर को फ़ौरन से स्कैन करेगा और एक कंप्यूटराइज रसीद या जो पर्ची है वो आपको दे देगा, जिसमें आपकी एप्लीकेशन की बाबत लिखा होगा कि आपने किस तारीख को कितने बजकर कितने मिनट पर किस कॉग्निजेबल ऑफेंस के मुतल्लिक थाने में इतला दी है। साथ साथ उस शख्स का भी जिक्र होगा, उस ऑफिसर का भी जिक्र होगा कि आपकी ये एप्लीकेशन किस ऑफिसर को मार्क की गई है। और उस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो विद इन द 3 डेज़ इस एप्लीकेशन के मुतल्लिक फ़ैसला करेगा। आम हालात में विद इन द 3 डेज़ उस एप्लीकेशन के मुतल्लिक फ़ैसला करेगा, और अगर कोई इस्तिस्नाई हालात हों तो ये 3 दिन से थोड़ा सा मामला ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन 3 दिन में उसने डिसाइड करना होता है कि आइदर द एप्लीकेशन इज़, आइदर द ऑफेंस इज़ मेड आउट और नॉट मेड आउट। अब जहाँ तक इब्तदाई रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या एफआईआर की बात है, कोई एक शख्स जो कोई ऐसे होते हुए जुर्म को देखता है, किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को होते हुए देखता है, वो थाने में आकर चला देता है, तो ये मुतलका पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो एफआईआर दर्ज करे, और एफआईआर दर्ज करने के बाद इस पर तहकीकात का आगाज़ करे। हाल ही में एक वाक़या हुआ। मोटरवे पुलिस रिंग रोड पर एक शख्स जो कि रिंग रोड पर से गुज़र रहा था मोटरवे के पास से, उसने देखा कि एक दूसरा शख्स जिसका नाम आबिद मल्ली था, वो आबिद मल्ली एक खातून का हाथ पकड़कर घसीट रहा था। इस होने वाले वाक़ये की बाबत उस शख्स ने 15 पर कॉल की और पुलिस को इतला दी। अब बाकी मामला जो भी हुआ, खैर हम उस तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली इस वक़ूआ की बाबत एफआईआर दर्ज हो गई। बताना मकसूद ये है कि कोई भी शख्स जब पुलिस को इतला देता है तो पुलिस ड्यूटी बाउंड है दैट ही रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द कल्प्रिट, और उसके बाद वो तहकीकात का आगाज़ करे, क्योंकि पुलिस तहकीकात का आगाज़ उस वक्त ही कर सकती है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है। एफआईआर दर्ज होने से कबल पुलिस तहकीकात का आगाज़ नहीं कर सकती। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हम माशरे की बात कर रहे थे, महज़ब माशरे की बात, और ये भी हमने देखा कि ये जितने भी जराइम सरजद होते हैं ये सारे के सारे जराइम अगेंस्ट द स्टेट होते हैं, और ये स्टेट की ज़िम्मेदारी होती है कि वो इंसाफ बहम पहुँचाए। रियासती सद्देबाब करती है कि कानून के ऊपर अमल किया जाए, कानून की अमलदारी हो, कानून व सज़ा के जो पैरामीटर्स हैं ये रियासत डिसाइड करती है, रियासत बनाती है, रियासत चलाती है इन्हें, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ये रियासत को चूँकि आवाम की, पब्लिक की माँ तस्वुर किया जाता है, तो जिस तरह माँ अपने बच्चे की हिफाजत करती है, इसी तरह रियासत अपने शहरियों की हिफाजत करती है। जब भी कोई ऑफेंस मेड आउट होता है तो वो बनाम सरकार के नाम से उसको लिखा पढ़ा जाता है। जैसे जिस शख्स ने जुर्म किया उसका नाम फॉर एग्ज़ाम्पल ABC है, तो जुर्म ABC वर्सेस स्टेट, ABC बनाम सरकार, और अगर ट्रायल में केस चल रहा होगा तो फिर सरकार बनाम ABC होगा। आगे बढ़ते हैं। 2002 से कबल जब कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होता था, थाने में जाते थे और एप्लीकेशन देते थे, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती थी, तो 2002 से कबल ये इख्तियार हाई कोर्ट के पास था कि कोई शख्स हाई कोर्ट तक दस्तरस हासिल करता था, वहाँ पटिशन फाइल करता था, पटिशन को जायज़ा ले लेने के बाद जस्टिस साहब जो है वो
154 CRPC की रोशनी में हुक्म फरमाते थे कि एफआईआर को दर्ज किया जाए। अगर एफआईआर दर्ज ना होने वाली होती थी, कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट होना साबित ना होता था, तो फिर ऐसा हुक्म जारी नहीं होता था। लेकिन 2002 के बाद ये जो इख्तियार था ये सेशन कोर्ट्स को दे दिया गया। इसकी भी मुख्तलिफ वजूहात थी। एक तो जो अपेक्स कोर्ट्स है इनके पास रश ऑफ वर्क, लोड ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा था, इसको कम करने के लिए। दूसरा, आवाम को सस्ता और जल्द अज जल्द इंसाफ बहम पहुंचाने के लिए भी ये स्टेप लिया गया। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स जो कि फैसलाबाद में रहता है, वो किसी भी दूसरे शख्स के अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च करने के लिए, एफआईआर रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन देता है, पुलिस उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उसके पास क्या रेमेडी है? उसको आना पड़ेगा लाहौर हाई कोर्ट, और लाहौर हाई कोर्ट में अगर रिट पिटीशन दायर करेगा, सफ़र भी करेगा और ज़्यादा रकम भी खर्च करेगा। लिहाजा आवाम की सहूलत के लिए उसी ज़िले के सेशन जज को ये इख्तियार दे दिए गए कि इस किस्म के मामलात, एफआईआर दर्ज करने के मामलात हर ज़िला खुद से टेकअप करे, हैंडल करे, और जस्टिस ऑफ पीस की तैनाती कर दी गई। पहले 1973 के आइन के जो आर्टिकल 199 है, इसके तहत एफआईआर दर्ज करने या ना करने के बारे में 154 की रोशनी में एफआईआर दर्ज करने या दर्ज ना करने के बारे में जस्टिस साहिबान हाई कोर्ट के हुक्म सादिर किया करते थे। 2002 के बाद सेशन जज को ये पावर दे दी गई। सेशन जज ने अपने ज़िले में जस्टिस ऑफ पीस मुकर्रर किए। ये जस्टिस ऑफ पीस, इनके तादाद कम और ज़्यादा हो सकती है। हर ज़िले में अपनी ज़रूरत के मुताबिक जस्टिस ऑफ पीस होते हैं। जस्टिस ऑफ पीस सेक्शन 22, इसमें जस्टिस ऑफ पीस के मुतालिक तफसील के साथ बताया गया है। 22A और 22B। सेक्शन 22A में जस्टिस ऑफ पीस की पावर के बारे में बताया गया है कि जस्टिस ऑफ पीस की पावर क्या होती है, वो क्या क्या कर सकता है। इसमें सबसे पहले यह बताया गया कि सेक्शन 54-55 पुलिस के पास, सीआरपीसी का सेक्शन 54 और 55 पुलिस के पास जो इख्तियारात होते हैं, ये इख्तियारात डायरेक्ट से जस्टिस ऑफ पीस को मिल जाते हैं। अब हम एक तायराना नज़र डालते हैं 54 और 55 पर कि हमारा सीआरपीसी जो 54 और 55 के मुतालिक है वो क्या बताता है। 54 बोलता है व्हेन पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस वारंट के बगैर कब गिरफ्तार कर सकती है। इसकी आमतौर पर ये 9 कंडीशंस बयान की गई हैं कि 9 सूरत हाल में पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अब इसको सिर्फ हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट इसका क्या है? अंडर द प्रोविजन ऑफ क्लास फर्स्ट ऑफ सेक्शन 54 सीआरपीसी द पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन इन द फॉलोइंग 4 कंडीशंस। नंबर 1, 4 सूरतों में गिरफ्तार कर सकता है, क्योंकि सिर्फ वकला साहिबान नहीं देखते, आम पब्लिक भी देखती है, इसलिए साथ साथ कोशिश करूँगा और तर्जमे के साथ भी चलूँ। द अक्यूज्ड इज़ इन्वॉल्व इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, अक्यूज़ ने, मुलजिम ने एक ऐसा जुर्म किया हो जो कि काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस होता है, तब सेक्शन 54 के तहत किसी भी पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। नंबर 2, अगेंस्ट द अक्यूज अ रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड फॉर द सेड ऑफेंस, किसी भी जुर्म के मुतल्लिक अक्यूज के अगेंस्ट एक एप्लीकेशन, रीजनेबल एक कंप्लेंट, एक शिकायत की गई हो। अ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन इज़ रिसीव्ड, अब यहाँ पर एप्लीकेशन आई हो, अब यहाँ पर लिखा है कि इंफॉर्मेशन आई हो बाय द पुलिस ऑफिसर डैट ही इज़ इन्वॉल्व इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एक इन्फॉर्मेशन मिली हो, एक इतला दी हो, किसी मुखबर ने बताया हो कि इस शख्स ने एक कॉग्निजेबल काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस जुर्म किया है। रीजनेबल सस्पेंशन एग्जिस्ट डैट द सेड पर्सन इज़ इन्वॉल्व इन द कॉग्निजेबल ऑफेंस, अब ऐसा यकीन कर लेने के लिए बहुत सारा मवाद मौजूद हो कि ये शख्स जो है वो इस जुर्म में इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व हो सकता है। ये तो था जी हमारा सेक्शन 54, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा टच लेंगे इसका। 55 को देखते हैं जी। अब हम सेक्शन 55 क्या कहता है। अब हम क्या देख रहे हैं, सीआरपीसी का सेक्शन 54 और 55 है। ये वो 2 सेक्शन हैं
जिसका इख्तियार डायरेक्ट से जस्टिस ऑफ पीस साहब को मिल जाता है। यानी वो ये तमाम काम जिसको हम देख रहे हैं जस्टिस ऑफ पीस साहब ये खुद कर सकते हैं। अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स, हैबिचुअल रॉबर्स वगैरह ईटीसी कि जो कि आदतन हैबिचुअल जो कि जुर्म करते रहते हों, जो कि आदतन रोबरी करते हों, इन शख्स के मुतालिक ये 55 जो है सेक्शन बताता है। डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसमें सेक्शंस भी गिवन है, अभी इसमें बाकी चीज़ें भी गिवन है, लेकिन अभी हम इस तरफ नहीं बढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। ये दो सेक्शन थे, एक था सेक्शन 54 और 55। ये पावर्स डायरेक्ट से मिल जाती है जस्टिस ऑफ पीस को। जस्टिस ऑफ पीस जो कि ASJ एडिशनल सेशन जज होता है, इसको सेशन जज साहब मुकर्रर करते हैं। सेशन जज साहब की तफवीद करदा पावर ASJ यानी जस्टिस ऑफ पीस इस्तेमाल करता है। जस्टिस ऑफ पीस इसकी तादाद हर ज़िले में काम के मुताबिक और ज़रूरत के मुताबिक होती है। आगे बढ़ते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के पास इसके अलावा इस इंस्ट्रक्शन के अलावा जो मज़ीद पावर्स आती हैं वो ये हैं कि ये अपने एरिया के लोकल एरिया के जो पुलिस ऑफिसर है उसको तलब कर सकता है किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, किसी भी काम के हवाले से कोई भी मामला डिस्कस करने और किसी भी एक खुफिया राय जो खुफिया मामलात होते हैं उनके मुतालिक अपनी राय जनी या उनके मुतालिक अपनी राय के लिए या पुलिस वाले की राय हासिल करने के लिए पुलिस ऑफिसर को जस्टिस ऑफ पीस अपने पास तलब कर सकता है। जस्टिस ऑफ पीस जो दस्तावेज़ात हैं इनकी अटेस्टेशन कर सकता है। अलावा जी जस्टिस ऑफ पीस दस्तावेज़ात की वेरिफिकेशन करने के अलावा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस अंडर द लाइट ऑफ 154 CRPC इसका हुक्म दे सकता है। फिर जस्टिस ऑफ पीस हुक्म देने के साथ साथ इन्वेस्टिगेशन अगर हम तब्दील करवाना चाहते हैं तो जस्टिस ऑफ पीस के पास ये इख्तियार है, वो चाहे तो इन्वेस्टिगेशन को भी तब्दील कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन को तब्दील करवाने के लिए सबसे पहले हम एप्लीकेशन देंगे DPO को, SSP को, DSP साहब को या CCPO लाहौर में CCPO साहब को हम इन्वेस्टिगेशन चेंज करने के लिए एप्लीकेशन देंगे। अगर इन्वेस्टिगेशन चेंज नहीं होती है, हमारी जो एप्रीहेंशन है कि हमारा जो तफ्तीशी ऑफिसर है, जो हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, जो हमारा IO है, ये दूसरी पार्टी के साथ साजबाज कर ली है या इसने रिश्वत ले ली है या ये हमारे साथ अच्छे सलूक इसका हमारे साथ इसका बर्ताव ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ऐसी सूरत हाल में एप्लीकेशन दी जाती है मुतलका सीनियर पुलिस ऑफिसर को कि इन्वेस्टिगेशन को तब्दील किया जाए। अगर इन्वेस्टिगेशन तब्दील ना होती है तो फिर इसी एप्लीकेशन को, जिस पर डायरी नंबर बाकायदा लगा होता है, बुनियाद बनाकर जस्टिस ऑफ पीस के पास एक रिट दायर कर दी जाती है। वो रिट कैसे दायर की जाती है अभी हम बाद में इसको भी देखेंगे। वो रिट दायर कर दी जाती है और इस दायरी के बाद जस्टिस ऑफ पीस नोटिस कर देते हैं और कमेंट्स तलब कर लेने के बाद इस पर फैसला फरमा देते हैं और नॉर्मली जो तफ्तीश होती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि जस्टिस ऑफ पीस साहब के पास ये उनको इख्तियार हासिल है। 22 से 6B के तहत जस्टिस ऑफ पीस इन्वेस्टिगेशन को तब्दील कर सकते हैं। अगर पुलिस ऑफिसर, अच्छा यहाँ पे हम जितनी भी जिक्र कर रहे हैं हम पुलिस ऑफिसर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन 22 से 22B हमेशा पुलिस ऑफिसर नहीं बल्कि कोई भी सरकारी ऑफिसर है जो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करता है या वो कुछ ऐसा काम करता है जिसे करने का उसे इख्तियार नहीं है या वो कुछ ऐसा नहीं करता है जो उसे करना चाहिए, इन तमाम सूरत हाल में 22 से 22B मुतहरक होती है और इस मुतलका पुलिस ऑफिसर या मुतलका सरकारी ऑफिसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस ऑफ पीस डायरेक्शन दे सकते हैं इस शख्स को कि जो ये काम कर रहा है जो गैर कानूनी है वो ये काम ना करे या जो काम इसे करना चाहिए वो ये काम नहीं कर रहा, वो इसको ये काम करने के बारे में हुक्म जारी कर सकते हैं कि वो ये काम करे। अब 22 से 22B की एप्लीकेशन जब भी हम लिखते हैं सबसे काफ़ी, क्योंकि ये एड्रेस की जाती है ज़िला के सेशन जज को,
इन द कोर्ट ऑफ सेशन जज लाहौर। इसके बाद फिर इसकी डेट आती है और सबसे ऊपर पिटिशनर का नाम, इस सन ऑफ, और फिर इसकी रेजिडेंशियल इसका एड्रेस आ जाता है। वर्सेस में हमने जहां एप्लीकेशन गुजारी होती है, जिस पुलिस ऑफिसर को एप्लीकेशन दी होती है, अगर हमने डीपीओ को एप्लीकेशन दी है, अगर हमने सीसीपीओ को एप्लीकेशन दी है, तो पहली पार्टी हम उसको बनाएंगे। अगर हमने एप्लीकेशन डायरेक्ट से थाने में दी है तो फिर हम पहली पार्टी एसएचओ को बनाएंगे। अलामा जी, अगर किसी ऑफिसर को ये एप्लीकेशन मार्क हुई है, हुआ वो सब इंस्पेक्टर को मार्क हुई है, किसी एसआई को मार्क हुई है, सब इंस्पेक्टर को, या किसी एएसआई को मार्क हुई है, तो उसको भी हम पार्टी इसमें बनाएंगे। और अगर हम चाहें तो उस जो हमारे कल्पिट्स हैं, जो हमारे मुल्ज़िमान हैं, उनको भी पार्टी बनाया जा सकता है। पार्टी बनाया जाना ज़रूरी नहीं भी है, लेकिन पार्टी बनाया भी जा सकता है। फिर सबसे पहले पैराग्राफ में, फिर इसके बाद हेडिंग आ जाती है, पिटीशन अंडर सेक्शन 22 से 22B CRPC फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ क्रिमिनल FIR अगेंस्ट द कल्पिट सो एंड सो। इसके बाद पहले पैराग्राफ में, दूसरे में, तीसरे में हम थोड़ा वकूआ बयान करते हैं, क्या मामला हुआ, फिर हमने एप्लीकेशन दी, फिर इस एप्लीकेशन को डायरी नंबर लगा, उस डायरी नंबर का जिक्र करना है, फिर सारे वकूए को बयान करना है, और फिर आखिर में प्रेयर में फिर हमने डायरेक्शन सीख करनी है कि रिस्पोंडेंट नंबर 1 को या रिस्पोंडेंट नंबर 2 को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो जो रिस्पोंडेंट नंबर 4, 5, 6, 7 हैं, या जितने भी मुल्ज़िमान हैं, इनके अगेंस्ट क्रिमिनल जो FIR है ये लॉन्च की जाए, बिकॉज they made out a cognizable offense against the petitioner। इसके बाद इस एप्लीकेशन पे कोर्ट फीस भी लगता है, इसके साथ में एक ड्यूली अटेस्टेड बयान हल्फी भी लगता है। ये थोड़ा सा मैंने जिक्र किया 22 से 22B की पिटीशन हम किस तरह से तैयार करते हैं। तमाम फैक्ट लिखने के बाद, डायरी नंबर लिखने के बाद, फिर डायरेक्शन जो है वो हम सीख करते हैं। ये तो था जी हमने जो पिटीशन तैयार करनी है वो किस तरह से तैयार करनी है। मैं कोशिश करूँगा एक पिटीशन जो साथ में इसमें लगा भी दूँ, एक पिटीशन की कॉपी जो है वो साथ में अटैच भी कर दूँ। ये जिक्र हम कर चुके हैं कि जो जस्टिस ऑफ पीस होते हैं ज़रूरत के मुताबिक कम और ज़्यादा होते रहते हैं। जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात से मुतल्लिक 22 से 22B में, इसके 22 से जो है वो जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात से मुतल्लिक होती है। 22 से में जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात के बारे में बयान किया गया है, जबकि 22B में जस्टिस ऑफ पीस के जो फ़राइज़ मनसबी हैं उसके बारे में तफसील के साथ ज़िक्र किया गया है। अवाम के मसाइब, अवाम की बदहाली, इसको दूर करने के लिए जस्टिस ऑफ पीस का ओहदा वजूद में लाया गया, 22 से 22B बनाई गई ताकि अवाम को बहम इंसाफ बहम पहुँचाया जाए और तरजीही बुनियादों पर सस्ते ज़रिए से आसानी से अवाम को इंसाफ पहुँचाया जाए। क्योंकि अमीर लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाना, ताकतवर लोगों के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराना एक बहुत मुश्किल काम है, जबकि कमज़ोर और गरीब लोगों के अगेंस्ट FIR दर्ज हो जाना एक बहुत आसान सा काम है। चनाचा ताकतवर और जुल्म करने वाले लोगों के अगेंस्ट उनके जुल्म को रोकने के लिए, इनकी सरकशी को काबू में लाने के लिए जस्टिस ऑफ पीस और 22 से 22B का क़याम अमल में लाया गया। 22 से 22B के तहत सेशन जज साहिबान या जस्टिस ऑफ पीस के पास पिटीशन दायर की जा सकती है इल्लीगल हरासमेंट की, कि मुझे हरासा ना किया जाए। जैसे नॉर्मली हमारे माशरे में क्या होता है कि अगर कोई एक शख्स जुर्म करता है, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो चोरी करता है, किसी एक शख्स ने चोरी किया, तो पुलिस आती है, उस शख्स के बाप को, भाई को, बहन को, माँ को, उनको पकड़ लेती है, या उनको हिरासा करती है, या उनको परेशान करती है, या उनको थाने में जाकर बैठा लेती है। तो ऐसी सूरत हाल में हरासमेंट पिटीशन भी दायर की जा सकती है, जो कि अंडर 22 से 22B के ही दायर की जाती है। और यह पिटीशन 22 से 22B के तहत दायर की जाती है, और जस्टिस ऑफ पीस इसको सुनता है और इस पर फैसला अपनी सादिर करता है, अपनी डायरेक्शन देता है कि फ़लाने शख्स को गैर कानूनी तौर पर इलीगली हिरासा ना किया जाए। तो 22 से 22B के तहत हिरासमेंट की पिटीशन भी फाइल की जाती है। हमारे माशरे में क्या होता है, एक ये भी मामला एक चलता है कि जब कोई लड़का और लड़की शादी कर लेते हैं, तो शादी कर लेने के बाद नॉर्मली आम तौर पर यह प्रैक्टिस है कि औरत, लड़की, ख़वातीन के जो होते हैं सरपरस्त, बाप हो सकता है, भाई हो सकता है, मामू हो सकता है, चचा हो सकता है, कोई भी एक्टिव पर्सन, उसके अगेंस्ट भी हिरासमेंट की पिटीशन लगा दी जाती है कि हम दोनों ने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से शादी की है और
फ़लाना फ़लाना और फ़लाना हमें गैर कानूनी तौर पर हिरासा कर रहे हैं, तो इस मकसद के लिए भी हिरासमेंट की रिट लगाई जाती है। अब जज साहब जो हैं वो सबसे पहले सदाकत को जानते हैं, किसी भी मामले की सदाकत को जान लेने के बाद कि इस मामले में सच्चाई है, और वो फिर इसमें अपनी डायरेक्शन सादिर फरमा देते हैं। इलामा जी 22/22 के ज़रिए से एफआईआर दर्ज करवाने के साथ साथ हिरासमेंट की पिटीशन फाइल हो सकती है। इसके साथ साथ पुलिस ऑफिसर को तलब किया जा सकता है। सेक्शन 54 और 55 के इख्तियारात जज साहब के पास, जस्टिस ऑफ पीस के पास आ जाते हैं। आवाम की जो तंगी है उसको, परेशानी को कम करने, ख़त्म करने के लिए जस्टिस ऑफ पीस एक कुलीदी किरदार अदा करते हैं। आप कभी भी पुलिस के पास जाते हैं, अपनी दरख्वास्त लेकर जाते हैं, और उस दरख्वास्त के ऊपर अगर पुलिस ऑफिसर अमल नहीं करता है, एफआईआर दर्ज नहीं करता है, वो आपके साथ एक गैर मुनासिब रवैया रखता है, आपके साथ एक बुरे किस्म का सलूक करता है, तो इस सूरत हाल में भी आप 22/22 की पिटीशन दायर कर सकते हैं कि फ़लाना पुलिस ऑफिसर अपने इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, या वो दूसरी पार्टी के साथ साजबाज कर चुका है, या इसने रिश्वत ले ली है। तो 22/22 की पिटीशन इस सूरत हाल में भी फ़ाइल की जा सकती है। जस्टिस साहब सबसे पहले एप्लीकेशन के कंटेंट्स को देखते हैं, और कंटेंट को देखते हुए फिर अपनी डायरेक्शन सादिर फरमा देते हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपने काम में गफलत बरतता है, जो ड्यूटी उसकी डिमांड करती है वैसी वो ड्यूटी नहीं करता है, बल्कि वो लापरवाही से काम लेता है, तो 22/22 की रिट जस्टिस ऑफ पीस को इस बारे में भी दायर की जा सकती है। हिरासमेंट की बात हो चुकी, हिरासमेंट पिटीशन भी 22/22 के तहत फाइल की जाती है। जस्टिस ऑफ पीस पहले आपकी बात सुनते हैं, और बात सुनने के बाद डायरेक्शन जारी कर देते हैं। अलावा जी, आप कामयाब हो गए एफआईआर कटवाने में। एफआईआर तो कट चुकी, बट अब पुलिस आपके मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर रही है। ऐसी सूरत हाल में भी आप 22/22 की पिटीशन फाइल करेंगे, साथ में एफआईआर की कॉपी लगाएंगे। सबसे पहले जस्टिस ऑफ पीस उस एफआईआर को वेरीफाई करेगा, और उसके बाद वो मुतलका ऑफिसर को तलब करेगा और अपनी डायरेक्शन जारी करेगा कि इनके अगेंस्ट, इन जो कल्पिट्स है इनके अगेंस्ट कार्रवाई की जाए, इनको अरेस्ट किया जाए और तहकीकात का बाकायदा आगाज़ किया जाए। इस सूरत हाल में भी 22/22 फाइल की जा सकती है। ये जी वो मामलात ये सारे हम ताराना जायज़ा देख रहे हैं कि 22/22 किस किस सूरत हाल में फ़ाइल की जा सकती है, किस किस सूरत हाल में लगाई जा सकती है। बेसिकली तौर पर इसका मकसद जो है मुकदमे का इंदराज है, तब्दीली तफ्तीश है, और हिरासमेंट की पिटीशन है, हिरासमेंट की पिटीशन फाइल करना है, ये तमाम चीज़ें हैं। अब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा एक जायज़ा मेजर एक्ट से ले लेते हैं, और 22/22 की अब हम बाइंड अप की तरफ बढ़ते हैं। दफ़ा जो 22A और 22A की वसत, 22 और 22A की जो वसत है, इसके हवाले से हम देखते हैं कि 22A जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात के मुतल्लिक है, 22A जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात से मुतल्लिक है, जबकि 22B जो है इसके फ़राइज़ मनसबी से मुतल्लिका है। 22A इसके इख्तियारात और 22B इसके फ़राइज़, ये इससे मुतल्लिका है। इसके अलावा हम देख चुके हैं कि इसमें सेक्शन 54 और 55 के इख्तियारात जो है वो हासिल होते हैं जस्टिस ऑफ पीस को, जिनका वो इस्तेमाल करता है, जो कि एम्पावर करते हैं जस्टिस ऑफ पीस को। अलामा जी, जब कोई एक शख्स, सितम रसीदा शख्स पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाता है और एफआईआर उसकी दर्ज ना होती है, सेशन जज जो कि अमन का जस्टिस होता है, इस तक रसाई हासिल करनी चाहिए, और वह मजमूआ ज़ाब्ता फ़ौजदारी की दफ़ा 22A सब सेक्शन 6, 22A सब सेक्शन 6 के तहत अपने इख्तियारात इस्तेमाल करता है। दूसरी भी रेमेडीज़ हमारे पास हासिल है कि मजिस्ट्रेट के पास जाया जाए और 156 सब सेक्शन 3 के तहत एफआईआर दर्ज करवाई जाए, या फिर इसके बाद एक और रेमेडी हमारे पास हासिल है हमें
सेक्शन 200 के तहत जो प्राइवेट इस्तगासा वो फ़ाइल किया जाए। फिर किसी वक्त इस्तगासे के बारे में और मजिस्ट्रेट के जो इख्तियारात है इसके बारे में फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अभी चूँकि टॉपिक बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आज हमने देखा 22 से 22B के बारे में मुख्तलिफ़ किताबों से भी हमने मदद हासिल की। बेसिकली तो लॉ जो है वो जितनी भी हम बात करते हैं वह तमाम बुक से ही लेकर बुक से ही तमाम जो कलेक्शन है वो हासिल करते हैं, और कोशिश ये की जाती है कि तमाम बातों को किताबों से ख़ास बातों को इकट्ठा करके ज़रूरी बातों को इकट्ठा करके आप तक बहम पहुंचाई जाए, ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो सके। तो ये था आज का लेक्चर या आज का टॉपिक 22 से 22B के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। कोई भी कमी, गलती या कोताही हो गई हो उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी इस लेक्चर में अगर कोई चीज़ कमी रह गई है या कोई कोताही है तो उससे मुझे आगाह ज़रूर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोगों के सुनने का शुक्रिया। बंडल ऑफ थैंक्स। अल्लाह हाफिज़। You show up first, you're staring